नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। बिहार से चलकर हम लोग सिंघू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पिछले कुछ दिनों से, लगभग एक महीने से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रह रहा है। वजह यह है कि यहाँ पे किसानों का हजूम इकट्ठा है। 3 कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने पारित किए, उन्हें लागू किए, उसके खिलाफ ये किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आकर इकट्ठा हो रहे हैं। ना सिर्फ सिंघू बॉर्डर बल्कि टिकरी बॉर्डर सहित कई और जगहों पर भी ये प्रदर्शन चल रहा है। सबसे पहले एक ब्रीफ पॉइंट में, बुलेट पॉइंट्स में आप लोगों को ये बता दें कि दरअसल ये कानून क्या है और इसको लेकर किस तरीके का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सबसे पहले बात है एमएसपी की। ये जो 3 नए कृषि कानून लाए गए हैं, इनमें कहीं भी एमएसपी की चर्चा नहीं है। एमएसपी को और आप थोड़ा आसानी के साथ समझिए। जब आप कहीं भी नौकरी करते हैं, काम करते हैं, तो आपको एक सैलरी दी जाती है। वो सैलरी इस बात के लिए होती है कि आपको कम से कम इतने पैसे तो मिलेंगे ही। ठीक उसी तरह किसानी में भी एक एमएसपी होता है, जिसके तहत किसानों को ये पता चलता है कि उनकी खेती के लिए, उनकी फसल के लिए कितने पैसे दिए जाएंगे। पहली दिक्कत यह है कि एमएसपी की कोई भी चर्चा तीनों कृषि कानून में नहीं की गई है। जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। आप में से कई लोग लेज वगैरह तो खाते ही होंगे। दरअसल जो लेज होता है वो कोई फ्रिज में या कुछ ऐसा बनाया नहीं जाता, फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता है, बल्कि ये हमारे देश के किसान ही उपजाते हैं। उनकी कई अलग अलग कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये कहा जाता है कि आपको ये आलू या ये मसाले आपको उगाने हैं। उसके बाद फिर वो कंपनियां उनसे खरीदती है। लेकिन दिक्कत यह है कि दरअसल जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉरपोरेट जो है, अगर वो आ जाती है और वो जब फसल लेगी और उसके बाद अगर वो पैसे नहीं देती है, तो आप इसको लेकर एसडीएम या सिर्फ डीसी यानी कलेक्टर तक ही जा सकते हैं। जुडिशियरी तक जाने का कोई भी प्रावधान इस एक्ट में नहीं किया गया है। तीसरी बात, मंडियां। क्योंकि मैं बिहार से आया हूं और ये जो पूरे दर्शक हैं वो बिहार के दर्शक हैं, तो आराम से इसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं। 2006 में बिहार में मंडियों को खत्म कर दिया गया। कहा गया कि किसानों को इससे आज़ादी मिलेगी। पैक्स को पूरे तरीके से एक कंट्रोल दिया गया कि वो किसानों की फसलों को खरीदेगी। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि ये जो पूरी मंडियां खत्म होने के बाद किसानों को सही मुआवजा नहीं मिलता है। चौथी जो बात है, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पर आती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ये कहा गया था कि युद्ध के समय ही सिर्फ किसी भी अनाज या किसी भी तरह के सामान को जमा या स्टोरेज किया जा सकता है। उसके अलावा किसी भी कंडीशन में एक लिमिट बनाई गई है हर फसल को जमा करने की। लेकिन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत ये लिमिट ही हटा दी गई है। अब आप इसको सोच लीजिए, अगर कोई अंबानी, अडानी या मित्तल, टाटा, कोई भी बड़े कॉरपोरेट प्लेयर आते हैं और उसके बाद वो पूरा का पूरा भंडार अपने पास जमा करके रखते हैं क्योंकि अब लिमिट हट चुकी है, तब अब बेसिक इकोनॉमिक्स है कि जो सप्लाई कंट्रोल करता है वही प्राइस को भी कंट्रोल करता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन शायद यही बेसिक इकोनॉमिक्स हमारे केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार नहीं समझ रही है। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर किसान यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं। कल 4 तारीख को फिर से किसानों की सीधी बातचीत केंद्र सरकार से होगी। कल क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब हम लोग सीधा जुड़ेंगे सिंघू बॉर्डर में जो आंदोलन करता है किसान, उन लोगों से। और अभी हम लोगों के साथ एक आंदोलनकारी किसान है, विक्की माहेश्वरी, जो एक छात्र भी हैं। स्वागत है आपका विक्की माहेश्वरी जी। आप इससे पहले भी डेमोक्रेटिक चरखा के साथ लाइव आ चुके हैं बातचीत करने के लिए। ये जो पूरा 3 कानून बनाया गया है, जो अभी हम लोगों ने ब्रीफ में समझाया, आप इसमें कोई और पॉइंट ऐड करना चाहे जो हम लोगों से छूटा हो? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया, आप बिहार से चल के यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए आए और पहले भी आप लोग तरह तरह से ये आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करते रहे हैं।
क्योंकि ये कहना इसलिए भी जरूरी बन जाता है कि जब फोर्थ पिलर जिसको हम मीडिया को कहते हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारी से भागता हो और आप जैसे लोग जो सच में इस आवाज़ को जो समझ पा रहे हैं कि ये कानून कितने खतरनाक है, आप जब उस आवाज़ को लेके जाते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस मीडिया को रिकॉग्नाइज किया जाए, उसकी तारीफ भी की जाए और उसको सलाम भी किया जाए जो लोगों की बात रखने के अपना जिम्मेदारी निभा रहा है। बहरहाल ये जो आप कानून के बारे में आप ऑलरेडी जितना आपने बात रखा, हमारा पूरे का पूरा लड़ाई इसी बात पे है कि पहले हम जितना लोग मूवमेंट में सब लोग कहता था कि कॉरपोरेट हाउसेज आएंगे और वो खेती को हड़प लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, एसेंशियल कमोडिटीज लोगों से दूर चली जाएंगी। नाउ द फाइट हैज रीच टू अ पॉइंट कि इस देश में कॉरपोरेट हाउसेज है ही क्यों? ये पूरे का पूरा तंत्र है जो खाली इसी बात के लिए नहीं है कि उनका एजुकेशन पे कंट्रोल हम नहीं मानते, उनका रोजगार के वसीलों पे कंट्रोल नहीं मानते, एग्रीकल्चर पे कॉरपोरेट हाउसेज का कंट्रोल क्यों हो? नाउ द क्वेश्चन इज कि देश में कॉरपोरेट हाउसेज ही क्यों हो? ये इसी वजह से है, वो अमीर होंगे ही होंगे जब खलकत गरीब होगी। तो खलकत का उजाड़ा रोकने के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, माने एक एक मुद्दे पे बात करना है तो लाखों नुकसान गिनवाया जा सकता है इसका, लेकिन आज तक चाहे वो इस देश का कृषि मंत्री हो, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री, एक भी फायदा नहीं गिनवा पाए इस चीज का। उन्होंने इश्तेहारबाजी पे करोड़ों रुपया अखबारों में खर्च कर दिया, तरह तरह के लीफलेट्स निकाले गए, बट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस 3 लॉज? उनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन हम गिनवाना शुरू करें तो लाखों नुकसान है। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जब बात करते हैं, जब किसान अन्न उगाता है अपने खेत में तो वो देखता है कि देश के लोगों का पेट भरना है। कल को अदानी खेतीबाड़ी करने आएगा तो वो क्यों चावल और गेहूं पैदा करेगा? मेरा सवाल ये है, क्यों वो चाहेगा कि इस देश का फूड एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए, इस देश के लोगों को अनाज देने के लिए हमें कनक या गेहूं और चावल पैदा करना है? वो बोलेंगे यूरोप का मार्केट में इस मसाले का कीमत ज्यादा है तो वो उगाया जाए। किसी और इंटरनेशनल मार्केट में जहां का भेजा हुआ कोई फल हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, उसका कीमत है। तो देयर होल आइडिया विल बी द प्रॉफिट। उनका जो आइडिया लोगों को फीड करने का नहीं होगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एसेंशियल कमोडिटी से लेके और ये जितना प्रोटेक्शन फार्मर्स का साथ जोड़ के और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तक जाने का पूरा मॉडल सजेस्ट किया है गवर्नमेंट में, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है ताकि जमीन भी कॉरपोरेट्स के पास कैसे दे दी जाए और उसके साथ ये जो यहाँ का जन साधारण के लिए जो 2-2 रुपए पर किलो के हिसाब से जो जिंदा रहने के लिए खाना खरीदते हैं राशन स्टोर्स पे जाके अलग अलग सरकारी सब्सिडी के साथ, वो सब खत्म हो जाएगा। जब आपके हाथ में, जब सरकार के गोदाम में अनाज ही नहीं होगा तो वो उसके देने का पूरा पूरा प्रावधान, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली इट विल कोलैप्स। तो उस अनाज को बनाए रखने के लिए ताकि वो सरकारी कंट्रोल में रहे, क्योंकि खेती तो 20% लोग करता होगा देश में, 80% लोग तो वो हैं जो लेके खाते हैं, जो खरीद के खाते हैं। तो सवाल है कि 20% पैदा करने वाले लोग तो पहले बर्बाद होंगे ही होंगे, लेकिन उनसे भी पहले वो लोग मर जाएंगे जो अनाज खरीद के खाते हैं, जिनका सुबह शाम किया हुआ जो वो जितना श्रम करते हैं डिपेंड करता है कि वो कितना अनाज लेके खा पाते हैं, वो सब चला जाएगा। तो दिस बेसिकली ये पूरा लड़ाई है जो ये दोबारा बंगाल वाला काल इस पूरी दुनिया में, इस देश में ना पड़े, उसको रोकने के लिए, ताकि लोग भूख से न मर जाएं। आपने एसेंशियल कमोडिटी और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात कही और कहा कि ये 80% उन लोगों को पहले असर करेगा जो खरीद के खाते हैं, रेट पर कैसे असर पड़ेगा और कितना असर पड़ेगा इन कानूनों का? ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। 20 साल पहले तक प्राइवेट स्कूल्स नहीं थे। सरकारी स्कूलों को खत्म करने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने जानबूझ के डाउन किया, टीचर्स का भर्ती बंद हो गया। इसीलिए तो है बीएड ईटीटी किए हुआ अपना भाई बहन हर रोज सड़कों पे मार क्यों खाता है नौकरी जब वो मांगता है, तो उनको कोई भर्ती नहीं। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाना खत्म कर दिया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को बंद करना सरकार ने शुरू किया, स्कूल मर्जर के नाम पे स्कूल कम करते गए और धीरे धीरे उन्होंने साथ ही साथ चकाचौंध के साथ 5 स्टार जैसे स्कूल बना के लोगों के सामने पेश किए कि लीजिए जी आपके बच्चे को वैन लेके जाएगी, किताबें भी हमारी खरीदो। माने आप और हम लोग शायद जब पढ़े होंगे तो जो किताब मैं अपनी क्लास में पढ़ता था मेरे से पहले 10 लोगों ने पढ़ी हुई होती थी और वही किताब आगे 2 लोग और पढ़ते होंगे, लेकिन हर साल वही किताब हर बंदा नई किताब लेके पढ़ेगा। हर साल स्कूल में एडमिशन,
एडमिशन का मतलब है आप स्कूल में दाखिल होते हो तो दाखिला एक ही बार होता है, हर साल नया एडमिशन भी होगा, नए नए चार्जेस लगेंगे। अब कोरोना के दौर में जब स्कूल का फीस नहीं दिया जाता तो लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सारा तंत्र तो खड़ा ही इसलिए किया गया ताकि पब्लिक क्षेत्र की सुविधा हमसे छीन ली जाए। उसी तरीके से ये जो सरकारी खरीद भी खत्म करने का और जो सरकारी तौर पे लोगों को सस्ता अनाज देने का व्यवस्था है, दोनों एक साथ में झटक जाएंगी। इसी वजह से जब अदानी के स्टोर में अनाज होगा, मैं पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कितने वो घर है जिन लोगों को अदानी के स्टोर से निकला हुआ अनाज पहुंचा होगा लॉकडाउन के टाइम में। अनाज वही गया या तो वो जो सरकारी गोदामों में था, जहां जो लोगों ने खुद से इकट्ठा करके एक दूसरे के भाईचारे के तौर पे लोगों की मदद की। तो मान लीजिए कल को कोरोना का 1 साल और एक्सटेंड हो जाए और लोगों को लॉकडाउन में रखना पड़ जाए तो लोग भूख से मर जाएंगे। इस देश में उतने लोग बीमारी से नहीं मरेंगे क्योंकि अनाज पे कब्जा अदानियों और अंबानियों का होगा। और अदानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेट हाउसेस किसी चीज को जब स्टोर करते हैं, मतलब प्राइवेट और कमर्शियल मॉडल ही इस तरीके का है, उसके एजेंडे पे मुनाफा होता है, लोगों की सेवा, लोगों को खाना खिलाना, लोगों को शिक्षा देना। ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। ये सब लोग जितना अदानी और अंबानियों की जो अभी सरकार चल रही है इस देश में, मोदी जी जैसा घोड़ा जिन्होंने आगे लगाया जो दन दनादन हर रोज दौड़ता है उनको फायदा पहुंचाने के लिए, आने वाले समय में आने वाली नस्लें जितना इन लोगों को गाली देगा और किसी को नहीं देगा। क्योंकि आज के टाइम पे 1.5 महीने में, आज बरसात के समय में, पड़ती हुई कड़कती सर्दी में भी अगर किसान यहाँ खड़े होकर लड़ रहा है तो निश्चित तौर पे वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, उन बहनों की लड़ाई लड़ रहा है जो लॉकडाउन में 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल के गई थी और जिनको खाना तक नहीं मिला था। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस सरकार ने खत्म कर दिया, सारा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। कौन सा ऐसा बस था जो 2000 किलोमीटर से किसी औरत को लेके उसके घर तक पहुंचाया हो? वही लोग हैं जो हॉस्पिटल भी बनाते हैं, वही लोग हैं जो ईंटें भी ढोते हैं, वही लोग हैं जो स्कूल भी निर्माण करते हैं और पूरे देश का व्यवस्था है जो उन्हीं लोगों से चलता है। पर उन लोगों के लिए ना ट्रांसपोर्ट है, ना खाना है, ना उनके बच्चों के लिए स्कूल है, ना उनके लिए शिक्षा है। ये उन सब लोगों का लड़ाई है जो अनाज के माध्यम से आज लड़ा जा रहा है। इसको थोड़ा एक और आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग जियो का सिम तो इस्तेमाल करते ही होंगे, है ना? इस वजह से क्योंकि उसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे प्रधान सेवक भी हैं। जब वो मार्केट में आए तो उसने सबसे पहले अपने रेट को कम रखा, फ्री में रखा, 1 साल फ्री डेटा दिया, सभी कुछ किया। उसके वजह से जो पूरा कंपटीशन था, जो मार्केट था, वो पूरा खत्म हो गया। अब ठीक यही डर मंडियों के साथ भी बना हुआ है क्योंकि जब एक बार अगर मंडियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मंडियों से बाहर के ट्रांजैक्शन में टैक्स नहीं देते, तो क्या शुरुआत में किसानों को इससे फायदा होगा, बाद में नुकसान हो सकता है? ये मॉडल ही ऐसा है, माने ये चकाचौंध इसी तरीके से दिखाई जाती है। मान लीजिए 2 मंडी पैरेलल भी चलना शुरू हो जाए, सरकारी मंडी भी रहे और प्राइवेट मंडी भी साथ में, जैसा सरकार ने प्रपोज किया वो रहे। मैं कहता हूँ 5 साल तक भी अगर किसान को, उन लोगों को पैसा ज्यादा देना पड़े, मंडियां जो प्राइवेट है वो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी समय में पूरे का पूरा सरकारी मंडी है वो कोलैप्स होगा, उसके बाद उसको रीजनरेट नहीं किया जा सकेगा और धीरे धीरे पूरा कब्जा प्राइवेट्स का होगा। इसीलिए मैंने शिक्षा का उदाहरण दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही हुआ। जहां जहां रोजगार मिलना होता है लोगों को, वो चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हेल्थ सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, हर जगह सरकार ने प्राइवेट कर दिया। अब हर जगह पे वही लोग जो पहले 40,000 का नौकरी कर सकता था किसी पब्लिक क्षेत्र में, आज वो 4-4 हजार रुपए का माने नौकरी करता है और अपना श्रम का लूट करवाता है वहां पे। और ये जितने लोग आज मंडियों में काम करते हैं उनका रोजगार भी जाएगा और सरकारी खरीद खत्म होने की वजह से अनाज प्राइवेट लोगों के पास जाएगा। कल को ये जो, क्योंकि किसी भी, वो चाहे 10 एकड़ का किसान हो, चाहे 1000 एकड़ का किसान हो, किसी के पास ये क्षमता नहीं है कि वो अनाज को स्टोर करके रख पाए। जब प्राइवेट मंडी होगा और वो बोलेगा कि ना भाई ये मक्की का रेट हमने जितना तय कर दिया उतने पे बेचोगे तो ले लेते, नहीं लेते तो लोग कहाँ जाएंगे? आज के टाइम में सरकारी खरीद होते हुए भी जब लोगों का पैदा किया हुआ आलू उन लोगों को नहरों में उतारना पड़ता हो क्योंकि मंडी में रेट नहीं मिलता और रेट ना मिलने की वजह से वो स्टोर नहीं कर पाते, तो आप जानिए कि जब प्राइवेट मंडी होगा और रेट भी नहीं मिलेगा और स्टोरेज का कैपेसिटी भी नहीं,
तो किसान का होगा क्या। और मार्केट जिसमें ये कहते हैं कि जी कोई कहीं भी जाके बेच सकता है, मैं पूछता हूँ कि कहीं भी जाके बेचने वाला किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो मोगा डिस्ट्रिक्ट में खड़े होकर लुधियाना की मंडी में जाके भी अनाज बेच पाए। उसके लिए भी डीजल पेट्रोल लगता है। और ये कहें कि बिहार तक अनाज जाएगा या किसी और स्टेट पे बेचा जाएगा, ये वही उनका जुमलेबाजी वाला जो पुराना स्टाइल है वही है। जितना फायदा इस देश को बंदी से होना था, जितना फायदा अलग अलग स्कीमों से होना था, उतना ही फायदा इन कानूनों में शायद इन लोगों ने सोचा होगा। पर अच्छी बात ये हुई क्योंकि इस बार किसान जागा, किसान ने इस बात को बहुत शुरू से समझा। ये सरकार जो कहती थी कि हम ये तो मुंह उठा के चले आए लोग, इनको तो पता नहीं, किसान को क्या पता कि कैसे खेती होती है। हम इस देश के कृषि मंत्री को पूछते हैं कि वो हमारे गांव के किसी, चाहे वो अनपढ़ किसान भी क्यों ना हो, जिसने अपनी खेत पूरी जिंदगी पूरी खेतों में लगा दी, उसके साथ एक दिन बैठ के बहस करके देखे कि अनाज कैसे उगाया जाता है। अगर वो बता देगा कि इस तरीके से पानी लगता है, इतना पानी देना पड़ता है, इतना बीज डालना पड़ता है, इतनी खाद डालनी पड़ती है, इतने देर में कटाई होती है, कटाई होने के बाद कैसे प्रोसेस होता है, हम मान जाएंगे इस देश का कृषि मंत्री महान है। लेकिन जिन लोगों का फील्ड ही नहीं है, जिन लोगों ने कभी खेती किया नहीं, जिसको पता नहीं कि धान बोया जाता है कि लगाया जाता है, वो लोग इस देश की उन गद्दियों पे बैठे हैं जो पूरा एग्रीकल्चर इकोनॉमी को संभालने की बात करते हैं। तो उन लोगों को ये समझाने के लिए किसान यहाँ पे खड़ा है कि खेती, जब आप खेती की बात करते हो, जब आप दावत देते हो किसी बाहर के आए हुए डेलीगेशन को, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे वो यूरोपियन यूनियन से आए, कश्मीर का हाल देखने जैसे उन लोगों को बुलाया था, तो उनके लिए सर्व किया हुआ डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ खाना कृषि मंत्री के खेत में या उसके घर पे नहीं उगता, वो खेतों में उगता है जहाँ ये धरने पे बैठे हुए किसान काम करते हैं। अगर उसका कीमत जानना है, उसके बारे में जानना है कि उस पर कितना मेहनत लगता है, तो यहाँ आके बातचीत हो तो फिर कोई बात बने। नहीं तो राउंड्स ऑफ टॉक्स चल रहे हैं, हर मुद्दे पे सरकार पीछे हटी है और उन लोगों को हटना भी पड़ेगा। और कल की मीटिंग के लिए हम बहुत इस बात के लिए वी आर होपफुल कि सरकार अपना स्टैंड, हमें लगता है ऐसा कि वो बदलेगी, उसको समझ में आ रहा है ये लोग पीछे हटने वाले नहीं। यहाँ पर कई किसान बैठे हुए हैं, आप ये पूरा मेरे पीछे देख सकते हैं, ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ यहाँ पर है, लंगर हर जगह चल रहा है। हम लोग और भी कई लोगों से बात करेंगे, अलग अलग जगह से बात, जो लोग किसान आए हुए हैं। लगभग जो सिंघू बॉर्डर जहाँ पर अभी हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 12-15 किलोमीटर तक किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, लाखों की संख्या में किसान हैं, हर तरफ ट्रैक्टर, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। टिकरी बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि लगभग 35 किलोमीटर से ज़्यादा जाम लगा हुआ है, वहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उन लोगों से जो महिला किसान भी हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं पंजाब मलोट मंडी से आई हूँ। जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं जिसके विरोध में आप लोग इकट्ठा हैं, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों को किन बातों से हो रही है? ये जो 3 कृषि बिल है ना, ये किसानों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। इससे क्या होगा, किसान की जो सारी फसल है ये जो इनके स्टोरों में चली जाएगी, जो अंबानी अडानी जैसे लोग हैं, और इनको ये अपने दुगने दाम में बेचेंगे। इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है। और इनके इस बिलों में जो है MSP की बात बिल्कुल भी नहीं करी गई है। आज एक जो ना पैकेट है ग्लूकोज के बिस्कुट, उसके ऊपर भी MRP लिखा हुआ है, मैक्सिमम प्राइस 5 रुपए। उसकी मतलब आप उससे 50 पैसे भी आप कम नहीं ले सकते। और हमारे जो फसलों को ये खुद फैसला करते हैं। हमारी फसलों का फैसला हम करेंगे, हमारे किसान करेंगे। अभी जो आप लोग खेती करती हैं तो उसमें आप लोगों को मैं नहीं, मेरे जी, father किसान तो थे, दादा किसान थे। हाँ जी, किसानों के परिवार से, हाँ जी। तो अभी खेती करने में, क्योंकि अक्सर ये बात सामने आ रही है कि किसान जो है वो खेती छोड़ रहे हैं, वो उस और किसान सुसाइड भी काफी ज्यादा कर रहे हैं, अब तो आंकड़े आने भी बंद हो गए हैं। तो क्या किसानी अब पूरे तरीके से खत्म ही किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है। 80% भारत के लोग जो है, मतलब क्या लो, पंजाब में तो 86% लोग खेती करते हैं ना। उसमें इनका मोटिव ये है कि किसानों को ख़त्म करना और ज़मीन ग्रैब करनी।
तो जब उनको सही MSP मिल नहीं रही तो वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, जब उनको उनका पैसा नहीं, मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है, उनको जो है सही दाम पे एक खाद नहीं मिल रही है, सामान नहीं मिल रहा है, तो वो सुसाइड कर कर्जा ही होता जा रहा है, तो वो सुसाइड कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरे देश में किसानों की स्थिति होती जा रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। किसानों के आत्महत्या के जो आंकड़े हैं वो तो अब सरकार लागू भी नहीं करती, जारी भी नहीं करती है। जब इससे पहले जो हम लोगों ने बिहार में किसानों से बातचीत की तो कुछ बातें हम लोगों को समझ में आई। किसान 1 एकड़ खेती में एक एवरेज आंकड़ा ये बताया जा रहा है कि लगभग अगर 1 एकड़ की खेती में 20,000 रुपए लगाते हैं तो उन्हें मुनाफा सिर्फ 4 से 5,000 रुपए का होता है। अब इस 4 से 5,000 रुपए में उन्हें अगले 6 महीने चलाने हैं और इसके साथ वो पैसे उन्हें फिर से अगली खेती में जो 6 महीने बाद होगी उसमें लगाने हैं। और इस तरीके से जो 3 कृषि कानून है इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें कई अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। लंगर हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, बातचीत हो रहे हैं, लोग ट्रैक्टरों में सो रहे हैं, अपने ट्रकों में सो रहे हैं। और अलग अलग जगह से जो किसान आए हुए हैं उन्होंने एक बात तय करके रखी हुई है कि वो किसी भी हालत में वापस नहीं जाने वाले हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? काईनौर से, रोपड़ जिला। काईनौर रोपड़ जिला ही। आप लोग जो 3 कृषि कानूनों के ऊपर यहाँ पर जमे हुए हैं, कल फिर से बातचीत होनी है। अगर सरकार ये कहती है कि वो कमेटी बनाएगी तो क्या आप लोग उनकी इस बात को मान के यहाँ से पीछे हटिएगा? नहीं ऐसे तो आप लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि किसी भी तरह से बस कानून को हटाया जाए, वापस लिया जाए। और इसके अलावा अगर सरकार कहती है, क्योंकि सरकार ने पिछले मीटिंग में कहा है कि कोई और अल्टरनेटिव बताने के लिए, तो आप लोग कोई और अल्टरनेटिव बताएंगे इसके अलावा? नहीं और क्या बताएंगे? इधर रद्दे बस भी रद्दे चाहिए, रद्दे बिना और कुछ नहीं है। किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि कानून को रद्द करना है, बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। क्योंकि पिछली जो बैठक हुई है सरकार के साथ किसानों की, उसमें सरकार ने ये कहा है कि वो कोई और अल्टरनेटिव बताए। इसके बाद कल फिर से किसानों के साथ सरकार की बैठक होनी है। उस बैठक में क्या आएगा, क्योंकि जो यहाँ पर बैठे हुए किसान हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव बात हो सकती है। सरकार ये बात कह भी रही है कि हम लोग खुले मन से, साफ मन से बात करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले कई राउंड की जो बातचीत है उसमें अपडेट अगर देखा हो तो सरकार धीरे धीरे थोड़ा रिजिड होना कम कर रही है। लेकिन क्या कल के मीटिंग में ये बात होगी कि जो 3 कृषि कानून है उसको रद्द किया जाए या नहीं किया जाए, वो कल साफ होगा। हालांकि किसानों ने ये साफ तौर पे से एक तरह से चेतावनी दी है कि अगर 3 कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाएगा, कल की बैठक में ये नहीं होगा कि रद्द किया जाता है, तब उसके बाद यहाँ पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम लोग यहाँ पर बिहार से चलकर सिंघू बॉर्डर पे आए हुए हैं और हम लोग हर बॉर्डर पे जाकर किसानों से बातचीत करेंगे। और एक सवाल आप लोगों के लिए भी है कि अगर किसान खेती ही नहीं कर पाएगा तो आप खाइएगा क्या? लेज खाकर और पेप्सी का कोल्ड ड्रिंक्स पीकर आप जिंदा तो नहीं रह सकते हैं, स्वस्थ रहकर जिंदा तो नहीं रह सकते हैं। इस देश में किसानों की अहमियत उतनी ही है जितना बाकी लोगों की है, बल्कि उससे कई ज़्यादा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो रिपोर्ट पसंद आई है और हम लोग जल्द ही किसानों के ऊपर जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप जो ये Facebook पे लाइव देख रहे हैं, आप इससे पिछले के 2-3 दिन पहले की भी वीडियो जो किसानों की हमारी सीरीज़ है आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग लगातार किसानों के बीच बने रहेंगे, किसान सीरीज़ हम लोगों की आती रहेगी। आप लोग देखते रहें इसे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।